हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSIR नेट 2018 के सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन में जो जो टॉपिक आपके मेंशन है वीडियो में, उन सब के क्वेश्चंस को लेकर के हम देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था, किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते थे। तो जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर द स्पीसीज। आपको स्पीसीज दिया था कौन कौन से, NO, I2, I2 नेगेटिव, CO2 पॉजिटिव एंड VO2 पॉजिटिव, ये आपको स्पीसीज दिए थे। और बोला था द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग देम, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन कौन से हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप बेसिक नॉलेज से जानते हैं कि आउट ऑफ ऑल दीज स्पीसीज एक्सेप्ट I2 को छोड़ करके सभी कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक है। यानी मैं बात करूं तो NO पैरामैग्नेटिक है, I2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है, अगेन CO2 पॉजिटिव भी आपका पैरामैग्नेटिक है, एंड VO2 पॉजिटिव भी आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ऑल दीज आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है जी? पैरामैग्नेटिक का मतलब है जिसमें एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों को नजर आ जाएं। ये आपकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज से भी आप सोल्व कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं I2 की, तो I2 कैसा है, डायामैग्नेटिक है। I2 कैसा है, डायामैग्नेटिक है। अगर डायामैग्नेटिक है I2 तो डेफिनेटली वो क्या होगा, EPR इनएक्टिव होगा। और यही पूछा था कि इनमें से कितने स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर पूछा था, तो पैरामैग्नेटिक कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होंगे। और ऐसा कौन सा स्पीसी है जो EPR इनएक्टिव है? तो EPR इनएक्टिव आप इजीली बता सकते हो कि I2 जो है वो EPR इनएक्टिव है। इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था। तो 4 एंड I2 का ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। B वॉज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, इजी, वेरी इजी। बेसिकली ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर H3BCO एक आप लोगों को दिया गया है, देखना जरा। यानी बेसिकली क्या कह रहा है कि BH3 और CO के बीच में एडक्ट फॉर्मेशन की बात कर रहा है। आप लोगों को मालूम है जब हम BH3 की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल आपको देखने को मिलता है। वेकेंट ऑर्बिटल देखने को मिलता है जो कि किसी डोनर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ CO है तो CO से एक्सेप्ट करेगा। क्या कह रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ B एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ CO। पहला इसने जो आप लोगों को स्टेटमेंट दिया। दूसरा बोल रहा है इट्स म्यू CO वैल्यू इज मोर देन दैट ऑफ फ्री CO, सेकंड स्टेटमेंट दिया है। और थर्ड स्टेटमेंट देता है कि फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4 इन द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड बनने के बाद जो फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, कार्बन की, वो कैसी है, +4 है। और नीचे क्या, ऊपर क्या पूछा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट /S, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट /S। अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। जब मैं BH3 की बात करता हूं तो BH3 में बोरोन जो है वो कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है जी। ये sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं ये किस लिए यूटिलाइज होते हैं, दीज आर यूटिलाइज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। किस चीज की फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। दीज आर यूटिलाइज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो ये वेकेंट ऑर्बिटल आपको देखने को मिलता है, दिस वेकेंट ऑर्बिटल इज बेसिकली अ p ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल। आपको मालूम है बोरोन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, 1, एक तो s है आपके पास, 2s, और 3 क्या है, p ऑर्बिटल हैं। 3 p ऑर्बिटल हैं, यानी 2p 3 है। कौन कौन से, px, py एंड pz। आप इनको लेबल कर सकते हो, +1 0 -1 वैल्यू से भी आप लेबल कर सकते हो। इनमें से एक s और 2p मिक्स होकर के क्या बना देते हैं, 3 ऑर्बिटल्स बना देते हैं। कौन से, sp2 ऑर्बिटल्स, जो कि आप लोगों को कुछ ऐसे अरेंज हुए नजर आते हैं एक दूसरे के 120 डिग्री के एंगल पे। ये बात भी आप लोगों को मालूम है। और बच जाता है एक p खाली, वेकेंट बच जाता है, वही p यूटिलाइज होता है फॉर एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट होने के बाद, मिक्स होने के बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। आपको मालूम है ये sp2 से sp3 में चला जाता है। यानी जो पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है B पे वो एक्सेप्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है वेकेंट P जो है,
वेकेंट पी यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो वेकेंट है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ना कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। डू रिमेंबर दिस, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो यानी ये गलत हो गई स्टेटमेंट। दूसरी वैल्यू क्या बोलता, दूसरी बात क्या बोलता है कि फ्री CO से ज्यादा म्यू CO वैल्यू जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो उससे ज्यादा होगी। अब आप लोगों को CO में एक चीज मालूम है, जब भी हमने CO का एमओ डायग्राम पढ़ा था, CO का जब हमने एमओ डायग्राम पढ़ा था तो इसका होमो जो होता था, होमो जो होता था वो कौन सा होता था जी, वो होता था नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कौन सा, सिग्मा वाला। कौन सा सिग्मा, sp-z मिक्स्ड सिग्मा वाला। और आपको एक और चीज पता थी कि इस नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। स्लाइड क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है, देखना और समझना इस बात को कि जब हम कार्बन के 2p की बात करते थे और 2s की बात करते थे, इनमें से एक p और एक s जो है मिक्स होकर के दो नए ऑर्बिटल बना देता था, जिसे हम कहते थे sp मिक्स्ड ऑर्बिटल। sp मिक्स्ड ऑर्बिटल फर्दर क्या करते थे, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट p के साथ जो सिग्मा सिमेट्री का होगा, एक उनमें से सिग्मा बॉन्डिंग बना लेता था और एक क्या करता था, एंटी बॉन्डिंग बनाता था। ये हमको याद है, ये बात हमें मालूम है। और जब हम देखते थे कि ये कैसे प्रेजेंट है एज ए नॉन बॉन्डिंग, वो एवरेज एनर्जी, इन दोनों की एवरेज एनर्जी से ये नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती थी, ज्यादा होती थी। जब हम ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उससे ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखना 2p की मिक्सिंग की बात कर रहा हूं। इन 2p की मिक्सिंग, जो ऑक्सीजन का 2p है और जो कार्बन का 2p है, इनकी मिक्सिंग जब हुई तो जो मेरे पास sp-z बना वो कहां बना, वो बना जी आपका कि ये एवरेज एनर्जी से स्लाइटली ऊपर वाला। और अगर ये स्लाइटली ऊपर बना है तो यानी इसमें कैसा कैरेक्टर होगा, थोड़ा बहुत एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा। ये बात हमें मालूम है। दूसरी बात, जब CO इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, जैसे ही ये डोनेट करता है, यानी कहां से डोनेट कर रहा है, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से ये क्या कर रहा है, मोलिकुलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन स्लाइट एंटी बॉन्डिंग से होगा, डेफिनेटली आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ इंटू में नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर एंटी बॉन्डिंग का काउंट घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जी, बढ़ेगा। ये आपको पता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब क्या कि C और O के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, स्ट्रेंथन होती चली जाएगी, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथन होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होगी तो इसे वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, यानी म्यू CO की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता है कि फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4 इन दिस कंपाउंड। तो ये बात भी गलत है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली निकाल सकते हो, यानी +4 फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकल करके नहीं आएगी। तो आप इजीली क्या कह सकते हो, A और C गलत है, जबकि B, केवल B स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B विल बी योर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स केवल और केवल स्टेटमेंट B क्या होगी जी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। ओनली B स्टेटमेंट विल बी द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देख लीजिए, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। कंसीडर द कंपाउंड PF5 SbF5 PH3 एंड SbH3। देखो यहां लिख लेता हूं, नाइट्रोजन फैमिली के हैं ये, ठीक है। PF5 मैंने लिखा, SbF5 मैंने लिखा, उसके बाद क्या लिखा है मैंने, PH3 लिखा है और SbH3 मैंने लिखा है। ये मैंने लिख दिया है। द स्ट्रोंगेस्ट एसिड एंड द स्ट्रोंगेस्ट बेस, केस नहीं आएगा, प्रिंटिंग है, जरा ध्यान से रखना। बेस स्ट्रोंगेस्ट एसिड एंड स्ट्रोंगेस्ट बेस अमंग दीज आर रिस्पेक्टिवली। कौन कौन से स्ट्रोंगेस्ट एसिड एंड स्ट्रोंगेस्ट बेस हैं। स्ट्रोंगेस्ट बेस का मतलब क्या कि जो सेंटर एटम मेरा है, अगर उस पे लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो वो डोनेशन में यूटिलाइज हो सकते हैं। इन दोनों में ही सेंटर एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट आपको नजर आएंगे, डेफिनेटली आपको दिखाई देंगे। दोनों पे एक एक लोन पेयर होगा और ये डोनेशन के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। अब डोनेशन का एक्सटेंट डिपेंड करता है किस पे, चार्ज डेंसिटी ऑन सेंटर एटम। किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी
ऑन सेंटर एटम, ऑन सेंटर एटम। चार्ज डेंसिटी ऑन सेंटर एटम का मतलब क्या कि अगर छोटे एरिया में ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो क्या चाहेगा, रिपल्शन को एलिमिनेट करना चाहेगा, फटाक से अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा। जब देखना जरा फॉस्फोरस और एसबी की अगर मैं बात करता हूं तो फॉस्फोरस का साइज एसपी के कंपैरेटिवली क्या रहता है, छोटा रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी इलेक्ट्रॉन अमाउंट, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम है। तो क्या कहूंगा कि चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और किसमें, टोटल वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में, मास पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, चार्ज डेंसिटी। अगर साइज छोटा है तो वॉल्यूम कम होगी डेफिनेटली, तो यानी मैं क्या कहूंगा, चार्ज डेंसिटी यहाँ ज्यादा होगी सेंटर एटम पे फॉस्फोरस के केस में। सो डेफिनेटली PH3 विल बी अ बेटर बेस, PH3 एक बेटर बेस होगा। तो जहां जहां आपको PH3 एज ए बेटर बेस लग रहा है वो दो ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, उसी टाइम पे आप एलिमिनेट कर दीजिए, फटाक से आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब बचता क्या है कि इनमें से बेटर एसिड कौन है, विच वन इज अ बेटर एसिड, इनमें से बेटर एसिड कौन है। तो हमें ये बात भी मालूम है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाते हैं वैसे वैसे वेकेंट ऑर्बिटल, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल दोनों में ही आपको सेम नजर आएंगे। देखना PF5 के केस में कैसा दिखाई देता है, एक S 3P और 3P के साथ साथ एक D इन्वॉल्व होता है बॉन्ड बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 एक और बना दो भाई, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। PF5 कैसे बॉन्डिंग करता है, देखना इन्हीं की मिक्सिंग की वजह से PF5 बनता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कुछ ऐसा सिस्टम आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ आपको फ्लोरीन नजर आएंगे, और ये क्यों बनते हैं ऐसे सिस्टम, ये आप लोगों को पता है। एक्साइटेशन एंड चार्ज कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्साइटेशन थ्योरी एंड चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ से आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसी निकलती हुई नजर आती है, sp3d। सेम इज द केस फॉर SbF5, सेम इज द केस फॉर SbF5। अब एक्सेप्टर टेंडेंसी की अगर मैं बात करता हूं, एक्सेप्टर टेंडेंसी आपको पता है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाता हूं वैसे वैसे एक्सेप्टर टेंडेंसी बढ़ती है। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से ये ऑर्बिटल जितने दूर होते चले जाएंगे उन पे होल्ड नहीं होगा। दूसरी बात क्या, ये 3D है, ये 5D ऑर्बिटल यूज करेगा, मोर डिफ्यूज्ड होगा ये ऑर्बिटल, मोर डिफ्यूज्ड होगा ये ऑर्बिटल। और अगर ये ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज्ड है तो डेफिनेटली क्या कह सकता हूं कि यहां जब इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आएंगे 5D के केस में, 5D के केस में तो क्या होगा, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। और अगर ऐसा केस हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, SbF5 का ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी आंसर बी, यानी SbF5 विल बी अ बेटर एसिड एंड PH3 विल बी अ बेटर बेस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अमंग SiCl4, POCl3, NF3, trans SnCl4 Py2, those with जीरो डाइपोल मूवमेंट आर, इनमें से जीरो डाइपोल मूवमेंट किसका होगा। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बस इनकी शेप को याद रखना था और इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं था। जीरो डाइपोल मूवमेंट का एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, और जैसे ही आप ये देख लेते हो साफ पता चलता है। SiCl4 की बात करता हूँ, SiCl4 की बात करता हूँ, ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल देखने को मिलता है, सिमेट्रिक टॉप, और सिमेट्रिक टॉप के लिए डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। उसके बाद ट्रांस SnCl4 Py2, अगेन विद इन सेम प्लेन और ऑल क्लोरीन आएंगे, एक दूसरे के मूवमेंट को कैंसिल आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। सिमिलरली Py भी क्या करेगा, एक दूसरे के मूवमेंट मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट करेगा। अगेन कैसी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सिमेट्रिक टॉप है, तो यानी म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपको पता है इन दोनों की ही म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। POCl3 की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहोगे जी POCl3 भी तो क्या है, टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री को फॉलो करता है, बट दिस इज नॉट आइडियल, ये आइडियल नहीं है, नॉट आइडियल। क्यों आइडियल नहीं है,
क्यों आइडियल नहीं है ये आपको मालूम है। जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, मोर नेगेटिव्स जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो ज़्यादा चार्ज सेपरेशन क्रिएट करेगा, और डाइपोल मूवमेंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज सेपरेशन के। ज़्यादा चार्ज सेपरेशन क्रिएट करेगा तो क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मूवमेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या देखने को मिलेगा कि ओवरऑल नेट मैग्नेट जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो होता हुआ नज़र नहीं आएगा। सो केवल और केवल ऐसे दो होंगे, कौन कौन होंगे, SiCl4 एंड ट्रांस SnCl4 Py2, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, बॉन्डिंग के क्वेश्चन हैं, इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये है नहीं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है। आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछ लिया है और उसका ऑर्डर पूछ लिया है। आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप एक सेकंड लगाएंगे और बता देंगे कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर नहीं भी याद है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी स्पीसीज, फॉर एग्जांपल मैं स्पीसीज ए की बात करता हूं, वो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो क्या करती है, ए नेगेटिव बनाती है, यानी स्पीसीज का क्या हुआ होता है, रिडक्शन हुआ होता है। रिडक्शन बेसिकली क्या डिफाइन करता है कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। आउट ऑफ ऑल दीज फटाक से कौन एक्सेप्ट करता है, आपको मालूम है F2 जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, F नेगेटिव बना लेता है। सिमिलरली Cl2 की भी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी डेफिनेटली ज़्यादा होगी और ये भी Cl नेगेटिव बना लेगा। कौन से ग्रुप में आते हैं, 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ, ये दोनों ही मेटल्स हैं और मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन देने की संभावना ज़्यादा होती है। ये कैसा मेटल है, ये ग्रुप 1 का मेटल है। ग्रुप 1 की टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, हमें पता है। और Zn कहीं इन बिटवीन आता है ग्रुप, तो ये भी आपको ग्रुप 12 में दिखने को मिलेगा। और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कुछ ऐसा ऑर्डर हमें नजर आएगा, कुछ ऐसा ऑर्डर हमें नजर आएगा। यानी क्या, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी एक्सेप्ट करने की होगी, इसकी एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा होगी। जिसकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा, वो उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, वो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा जी, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हाई होगा। ईजी सा क्वेश्चन था, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप वैसे ही लगा सकते थे, और अगर नहीं है तो आप इस कंसेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूमो, ल्यूमो की कैरेक्टरिस्टिक, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ Cn नेगेटिव एंड O2 रिस्पेक्टिवली, ये पूछा गया है। O2 का जरा आप एमओ डायग्राम याद कीजिए। O2 का जब मैं एमओ डायग्राम ड्रॉ करता हूं, क्योंकि O2 में कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि सिग्मा की एनर्जी, जो सिग्मा बॉन्डिंग बनता है, उसकी एनर्जी पाई बॉन्डिंग वालों से क्या होती है जी, कम होती है। और ऊपर मुझे क्या देखने को मिलता है, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार मुझे देखने को मिलता है। दिस इज पाई स्टार, दिस इज पाई, दिस इज ऑल्सो पाई, और यहाँ क्या देखने को मिलता है, सिग्मा देखने को मिलता है। 2p की बात कर रहा हूँ। 2s भी ऐसे ओवरलैप करेगा, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बनाएगा। उसको शो करने की कोई खास जरूरत है नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको एमओ डायग्राम हल्का फुल्का याद होगा। अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ऑक्सीजन के केस में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 और 2 4 4 8 टोटल होंगे मॉलिक्यूल में। तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हम कुछ इस टाइप से इन 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिला है जी किधर, पाई स्टार में। इसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट एनर्जी का वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी का वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्यूपाई हुआ हो, जिसे बोलता हूं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसे क्या बोलता हूं, लोएस्ट, क्योंकि इसके ऊपर और भी एनर्जी के होंगे, पर सबसे कम एनर्जी का खाली ऑर्बिटल कौन है, यही है। इसे बोलता हूं लोएस्ट एनर्जी का वो ऑर्बिटल जो कि अनऑक्यूपाइड रह गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी इसे क्या बोलता हूं, ल्यूमो। सो दिस इज होमो, दिस
इज ल्यूमो, ये हम लोगों को मालूम है, होमो एंड ल्यूमो वी नो इट वेरी वेल। तो ल्यूमो क्या है, सिग्मा स्टार है। अब इन्होंने आपको कंफ्यूज किया है जीरेड अनजीरेड को दे करके। अब जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूं कि 2p की ओवरलैपिंग से, पहली बात तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा, किन्हीं 2p के हेड ऑन ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, प्लस प्लस माइनस ऐसा कुछ आएगा, तभी ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा, तभी बॉन्डिंग हो सकती है। दो ही सिनेरियो है, ये सिनेरियो है और दूसरा सिनेरियो कैसा देखने को मिलेगा आपको, दूसरा सिनेरियो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दोनों के ही केस में बॉन्डिंग होगी। अब जब बॉन्ड बन जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, ओवरलैपिंग की वजह से ये बीचों बीच जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने लगेगी जी, बढ़ने लगेगी, और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब इस ऑर्बिटल के राइट इनटू द मिड, मिड में आप देखिए, मिड से चलिए लेफ्ट साइड को, जितना डिस्टेंस आप लेफ्ट चले हैं उतना ही डिस्टेंस, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस आप राइट भी चलिए, अपोजिट डायरेक्शन में चलिए तो सेम साइन मिलता है। ऐसे ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, जीरेड ऑर्बिटल। और आगे चले जाइए माइनस, और आगे इधर जाओगे तो माइनस, सेम साइन मिलेगा। तो इसे क्या बोलता हूं कि सिग्मा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, जीरेड होता है। एंटी बॉन्डिंग कब बन सकता है, एंटी बॉन्डिंग कब बन सकता है, एंटी बॉन्डिंग जब बन सकता है जब एक माइनस वाला एक प्लस से ओवरलैप करे और कुछ ऐसा ओवरलैप देखने को मिले, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। यानी बीचों बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इस सिनेरियो में मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये लोब्स कुछ ऐसे बचते हुए नजर आएंगे, बीच में क्या हो जाएगा, नोड प्रेजेंट हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ ऑर्बिटल से आप लेफ्ट चले तो पॉजिटिव साइन और सेम डिस्टेंस राइट चले तो नेगेटिव साइन, साइन अपोजिट हो गया, तो इसे क्या बोलता हूं, अनजीरेड ऑर्बिटल है। कौन सा, सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग वाला। यानी O2 के केस में जो ल्यूमो है वो बेसिकली क्या है, सिग्मा यू है। वो बेसिकली क्या है जी, सिग्मा यू है, सिग्मा यू। O2 के केस में सिग्मा यू, O2 के केस में सिग्मा यू वाले केवल और केवल आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। Cn नेगेटिव, सेम इलेक्ट्रॉन काउंट जैसा CO में होता है, तो वहां लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो किस में जाते हैं, सिग्मा में जाते हैं। हमें पता है कार्बन पे सेंटर्ड होता है। और इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है जी पाई स्टार। और पाई स्टार कैसा रहता है, वेकेंट रहता है। यानी Cn के केस में पाई स्टार जो है वो ल्यूमो की तरह बिहेव करेगा, पाई स्टार ल्यूमो की तरह बिहेव करेगा। अब पाई बॉन्ड बनता कैसे है, जब दो पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करें, और साइडवेज ओवरलैप कैसा हो, कंस्ट्रक्टिव हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करे। इसकी वजह से पाई बॉन्डिंग देखने को मिलती है। यानी ऊपर वाले स्पेस में आपको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी या फेज का जो साइन वहां होगा वो प्लस होगा, नीचे में फेज का साइन माइनस होगा। सेंटर ऑफ ऑर्बिटल से जब ऊपर की तरफ चले उतना ही डिस्टेंस नीचे चले तो साइन अपोजिट मिल गए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो पाई जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, अनजीरेड। एंटी बॉन्डिंग पाई कब बनता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव से ओवरलैप करे। पॉजिटिव किससे ओवरलैप करे, नेगेटिव से ओवरलैप करे। और इसको शो कैसे करते हैं, कुछ इस टाइप से कि इधर मुझे एक छोटी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचती हुई नजर आती है जिसपे प्लस साइन, यहाँ एक छोटी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचती हुई नजर आती है जिसपे नेगेटिव साइन, इधर कहीं मेरे को फिर से कैसा साइन देखने को मिलता है, नेगेटिव साइन, यहाँ कैसा, पॉजिटिव। अब जब सेंटर से मैं किसी भी डायरेक्शन में चला, यहाँ पॉजिटिव मिला, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में गया तो यहाँ भी क्या मिला, पॉजिटिव। आप इधर जाओगे नेगेटिव मिलेगा, उसके अपोजिट उतना ही चलोगे नेगेटिव मिलेगा। सॉरी, यानी पाई स्टार कैसा है, जीरेड है। पाई स्टार कैसा है, जीरेड। ल्यूमो पाई स्टार है और ये जीरेड होता है, ये मुझे पता चल गया है। यानी पाई जी से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो पाई, ये कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं, बी और सी। यहाँ अनजीरेड दे रखा है, यहाँ जीरेड दे रखा है, एंटी बॉन्डिंग जीरेड होगा। तो डेफिनेटली सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा देखना और समझने की कोशिश करना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना और समझने की कोशिश करना। फटाफट मुझे ये क्वेश्चन आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए इस पर, मैं फिर आपको इसका आंसर बता देता हूँ। बेसिकली देखना हो क्या रहा है, स्टेटमेंट देता है द इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट इज डिसाइडेड इन द रिएक्शन। कोई रिएक्शन दी है, किस किस की रिएक्शन दी है, CONCSNH3 5+2 विद FeH2O6+2 इन एक्वस मीडियम। ये रिएक्शन दिया, इसके बीच में कहीं ये इंटरमीडिएट बनता है, कहीं ये इंटरमीडिएट बीच में बनता है, एक वाटर को रिप्लेस करके एक HCN आ जाता है। अच्छा, ये इंटरमीडिएट बनता है और बोलता
बोलता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है CO+2, COH2O6+2 एंड FeH2O6+3 एंड FeH2O6+3 ये प्रोडक्ट बनते हैं। मैकेनिज्म कैसा है ये आपसे पूछा गया है, इंटरचेंज डिसोसिएटिव, इंटरचेंज एसोसिएटिव, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये सारा का सारा आपको मामला नजर आ रहा है। देखना इस रिएक्शन को देखते हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ जाना कि जो इनिशियल यहाँ लिगेंड प्रेजेंट था वही लिगेंड क्या किया है, एक वाटर को रिप्लेस किया है Fe पे, और Fe का क्या करा दिया है फाइनली +2 से +3 में ऑक्सीडेशन करा दिया है। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ ही है, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया है इस कॉम्प्लेक्स का, और फिर इंटरमीडिएट वापस से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया किससे, H2O से। सिर्फ ऑक्सीडेशन कराया यानी इलेक्ट्रॉन को लेकर के आया, इलेक्ट्रॉन इस तक पहुंचाया उसने, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है ये, मुझे सिंपल इसी चीज को देखने से पता चलता है। और जब कुछ ऐसा हो रहा हो कि एक ही लिगेंड इन्वॉल्व हो, यानी इधर से उधर आने में इलेक्ट्रॉन के, तो उसे क्या बोल देते हैं, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये आप लोगों को बेसिकली मालूम है। सो यानी इसको देखते ही आप बता सकते थे दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री फॉर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन मुझे कब देखने को मिलती है, देखना जरा। जॉन टेलर डिस्टोर्शन आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ी होगी। मेरे पास बेसिकली डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से 2 जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलोंग द एक्सिस, ठीक है जी। अलोंग द एक्सिस वाले कौन कौन से होते हैं मेरे पास, dz² एंड दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, dx² - y²। ऑक्टाहेड्रल बोला है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको कैसी देखने को मिलती है, xy प्लेन के अलोंग 4 बॉन्ड और एक बॉन्ड ऊपर z में, एक बॉन्ड नीचे z में, यानी कुछ ऐसा आपको बॉन्डिंग अलोंग द एक्सिस होती है ये बॉन्डिंग। लिगेंड कहाँ अप्रोच करते हैं, लिगेंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस। लिगेंड कहाँ अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। और अगर अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं लिगेंड, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, इनको जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे हैं, जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे हैं, ये z एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है, यहीं से जो है मेरा लिगेंड आ रहा है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये नेगेटिव ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रिपल्शन करेगा, तो एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, इनके एनर्जी को बढ़ा देगा। यानी इस ज्योमेट्री में क्या देखने को मिलेगा कि 2 सेट में ये डी स्प्लिट हो जाएगा। कौन कौन से 2 सेट में स्प्लिट हो जाएगा, एक सेट बनेगा हाइयर एनर्जी का जिसे हम बोलते हैं क्या, Eg ऑर्बिटल्स, और एक सेट बनेगा लोअर एनर्जी का जिसे हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, Eg एंड T2G। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन फर्दर क्या है, जब ये जो ज्योमेट्री है मेरी, इसी ज्योमेट्री में अगर z एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड हैं वो क्या करें, नॉर्मल लेंथ से लंबे हो जाएं, नॉर्मल लेंथ से लंबे हो जाएं जिसे हम बोलते हैं इलोंगेटेड z एक्सिस, या नॉर्मल लेंथ से क्या हो जाएं, छोटे हो जाए जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड z एक्सिस। 2 टाइप के डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकती है, और वो कब मिलती है, जब Eg ऑर्बिटल जो है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। कैसे फील्ड हो, अनसिमेट्रिकली फील्ड हो। अनसिमेट्रिकली का मतलब क्या, कुछ ऐसा फील्ड हो, पहली बात, या कैसा फील्ड हो, कुछ ऐसा फील्ड हो। यानी Eg में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, एक भरा हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा खाली, या क्या हो, जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जब भी आ सकता है, देखना जरा, देखना ध्यान से देखना, और मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना, देखना, या तो ऐसा हो कि एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो डेफिनेटली मेरे को पता है पॉली एक्सक्लूजन, हुन्स रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये सारे रूल लगाऊंगा तो क्या बता दूंगा कि जिनकी एनर्जी सिमिलर, दूसरा पहले क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। अब जब हाफ फील्ड हो गया तो सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो ये फिर से क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। यानी 2 केस हैं, या तो Eg में एक इलेक्ट्रॉन हो या Eg में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तभी JTD हमें मिलेगी, प्रोमिनेंट JTD हमें देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग JTD हमें देखने को मिलेगी। और ऐसे ऑप्शन आप लोगों को नजर देखना कहां कहां आएंगे। यहां क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, Eg2, यानी Eg2 तो सिमेट्रिकल फीलिंग का केस है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा यहां भी बोल रहा है Eg2 सिमेट्रिकल फीलिंग, नहीं हो सकता। यहां क्या बोल रहा है, अगेन Eg2 सिमेट्रिकल फीलिंग, नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, और यहां देखना Eg1
Eg1 अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, Eg3 अनसिमेट्रिकल। और जब भी E में अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगी स्ट्रॉन्ग जेटीडी देखने को मिलेगा, जॉन टेलर डिस्टोर्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, और तभी ये पॉसिबल है कि इलोंगेशन या कंप्रेशन हो पाए। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, साल्ट ब्रिज का एक क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है। स्टेटमेंट देख लीजिए, साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इन 2 हाफ ऑफ सेल। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों ने साल्ट ब्रिज पढ़ा हुआ है, हमें पता है जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, हम 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट में जब सेल रिएक्शन कराते हैं तो क्या देखते हैं कि एक तरफ हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ZnSO4 का मैंने सॉल्यूशन ले लिया, उसमें मैं Zn की ही रोड क्या करता हूँ, डिप करता हूँ, और इधर क्या करता हूँ, CuSO4 का सॉल्यूशन ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, Cu की ही रोड जो है वो डिप करता हूँ, इनको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर एक क्या लगा देते हैं, साल्ट ब्रिज लगा देते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है, सैचुरेटेड इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है ओवर अगर या जिलेटिन पे, अगर या जिलेटिन पे ये सॉल्यूशन होता है, जिसके एंड्स जो हैं वो कॉटन से प्लग कर दिए जाते हैं। होता क्या है, जैसे ही रिएक्शन होती है देखने को क्या मिलता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी वहाँ मेटल रोड टूट कर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन रोड पे छोड़ करके खुद आयन की फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आ जाती है। और दूसरी तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ट्रांसफर होकर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, तो ये इलेक्ट्रॉन इस रोड से होते हुए डायरेक्ट जाते हैं सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन के पास, और उससे इंटरेक्ट करके क्या बना देते हैं, अगेन मेटल का फॉर्मेशन करते हुए नजर आते हैं, जो कि इलेक्ट्रोड पे जमा होता चला जाता है। अब जब ये पार्ट हो रहा है तो क्या देखने को मिलता है कि एक सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। दूसरे सॉल्यूशन में क्योंकि Cu2 पॉजिटिव कंज्यूम हो रहा है तो हम बोलते हैं रिलेटिवली SO4 2 नेगेटिव की मात्रा बढ़ती है, यानी ये सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्यूशन को इधर उधर करना नहीं है। इसका काम ये है कि जहां नेगेटिव चार्ज आ गया है वहां अपना पॉजिटिव आयन भेज दे ताकि ये चार्ज फिर से न्यूट्रल होता जाए, और जहां नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया है वहां अपना नेगेटिव आयन भेज करके उसके चार्ज को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो पहला तो कह रहा है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तो एंटायरली गलत बात है। दूसरा कहता है साल्ट ब्रिज अलाउ करंट टू फ्लो बिटवीन द हाफ सेल विदाउट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा कहता है साल्ट ब्रिज एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। चौथा कहता है साल्ट ब्रिज कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन ए जेल। ये बात बिल्कुल गलत है, पहली भी गलत है, डी भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का ही सॉल्यूशन होता है। कौन से इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड का सॉल्यूशन होता है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं डालता, जिस स्पीड से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है वो होती ही चली जाती है। तो ये तो एंटायरली रॉन्ग है। और लास्ट क्या बोलता है, अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर नेगेटिव आयन या कहीं पर भी चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है। सिमिलरली यहां जब नेगेटिव चार्ज कहीं जाएगा तो उसके अपोजिट में इंटरनली क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो का सर्किट क्या करता है, कंप्लीट करता है साल्ट ब्रिज। तो यही बात इन्होंने लिखी है, अलाउ द करंट फ्लो बिटवीन द हाफ सेल विदाउट द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। यस डेफिनेट करेक्ट बात है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज। ये मैंने आप लोगों को साल्ट ब्रिज का फंक्शनिंग भी बता दिया, समझा दिया। अब जरा ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी पूछा है किसका, एक सेल दे दिया है AgBr, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव में जाता है, Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव में जाता है। आपको पता है कि ये कैसा है, हम इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, हाफ सेल। जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इसको हम जनरली इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक से हम बताते हैं कि कैसी रिएक्शन हो रही होगी। यानी क्या, AgBr पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर देता हूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करता हूं क्या देखने को मिलता है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Ag प्लस Br नेगेटिव। देखना AgBr में Ag पॉजिटिवली चार्ज है, Br नेगेटिवली चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा कौन कैप्चर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज Ag, और मेटल में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में मेटल में ही चला जाता है, Ag बना देता है Br नेगेटिव की एलिमिनेशन के थ्रू। ये बेसिकली रिएक्शन कैसी है, +1 से 0 में Ag जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है जी, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये आप लोगों को मालूम है। अगर मुझे ऑक्सीडेशन को स्टडी करना है, इफ आई हैव टू स्टडी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को कैसे स्टडी करूंगा, अब वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक इंटरेस्टिंग बात है। जरा उसको देखने की कोशिश करना, कैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है।
तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो जनरली इसकी एग्जैक्टली रिवर्स, यानी Ag पे जो है वो Br नेगेटिव अटैक करता है, किसका फॉर्मेशन कराता है, AgBr का, और क्या बना देता है जी, यहाँ से आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। बेसिकली ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बेसिकली ये ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, ये बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ओके, सो दिस इज द बेसिक जो बिल्कुल इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन देखते ही जो हमें पता चल रहा है ये वो इंफॉर्मेशन है। अब इन्होंने दिया क्या है, हमें ई नोड दे दिया है, हमें क्या दे दिया है जी, ई नोड दे दिया है AgBr नेगेटिव का, AgBr नेगेटिव का ई नोड वैल्यू दे दिया है, और Ag टू Ag पॉजिटिव का ई नोड वैल्यू दे दिया है, F की वैल्यू दे दी है, गिवन सेल रिएक्शन है हमारे पास, और इन्होंने पूछा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है, वो होता है जी आपका डेल जी नोड। बेसिकली डेल जी क्या होता है, मेरा फ्री एनर्जी होता है, और डेल जी अगर मेरा फ्री एनर्जी है तो डेल जी नोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, और जितने भी मेरे को आयनिक स्पीसी दिए हैं उनकी कंसंट्रेशन जो हो वो 1m हो, और अगर कहीं गैस यूज हो रही है तो वहां गैस का जो प्रेशर है वो कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो सेल में। तो इन कंडीशन पे जो कैलकुलेशन करेंगे उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। आपको मालूम है डेल जी किसके बराबर होता है, -NFe के। सिमिलरली डेल्टा जी नोड किसके बराबर होता है, ये होता है जी -NFe नोड के बराबर। यानी आपको डेल्टा जी नोड निकालना है तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको ई नोड पता होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू आप इस रिएक्शन हाफ से जो मैंने लिखी है इनसे निकाल सकते हो। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर साइकिल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, मींस ओनली 1। n की वैल्यू तो आप यहां से निकाल लिए कि 1 आ गई। f की वैल्यू आपको दे ही रखी है, आपको ई नोड सेल निकालना है। ई नोड क्या निकालना है, सेल निकालना है। ई नोड सेल क्या होता है, ई नोड सेल क्या होता है जी, ई नोड सेल आपका होता है, ई नोड सेल आपका क्या होता है, ई नोड सेल आपका होता है ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, और वो भी किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी दोनों का अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दिया क्या है जरा देखना, दिया क्या है जरा देखना, क्या कुछ दिया है, +1 से 0 जा रहा है, +1 से क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, यानी रिडक्शन दिया है, यानी क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब देखना इसी रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका भी होता है। आप कैसे बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो आप इजीली, वैसे तो आपको ये मालूम पड़ ही गया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, यहां आपको मालूम पड़ रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। आप क्या बता रहे हो कि Ag का ऑक्सीडेशन है, Ag का क्या है, ऑक्सीडेशन है, और इसका AgBr से आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिडक्शन देखने को मिल रहा है। यानी AgBr किस में जा रहा है, Ag में, बाया एलिमिनेशन ऑफ Br नेगेटिव। बट एक और तरीका भी हो सकता है, आप इसी रिएक्शन में क्या कीजिए, दोनों तरफ Ag को प्लस कर दीजिए, एक ये तरीका भी होता है, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, Ag को प्लस कर दीजिए, और फिर देखिए कि Ag से Ag पॉजिटिव जा रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और Ag प्लस से Ag 0 जा रहा है तो रिडक्शन है, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। यानी Ag सॉलिड इधर और इधर प्लस कर दिया, जैसे ही Ag सॉलिड इधर और इधर प्लस कर दिया, क्या देखने को मिला, Ag से Ag पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, और Ag पॉजिटिव +1 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको मालूम पड़ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको मालूम पड़ गया, यानी आपको क्या पता चल गया कि कौन सी साइड कौन है, बस ये सिंपल यही बात मेरे को पता करनी थी। अब देखना जरा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे ही आपको मालूम पड़ा, आप क्या करेंगे, ई सेल का फॉर्मूला लगा देंगे, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका है, Br नेगेटिव, AgBr का रिडक्शन है, इसकी वैल्यू
आपको दी थी 0.7, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन किसका है, Ag पॉजिटिव Ag का है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.8। तो यहां से आपका इनोड सेल कितना निकल करके आया, -0.73 के आसपास आपका ये निकल करके आ गया। अब जैसे ही आप ये नॉर्मल सा आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, वैल्यू निकाली, तो डेल्टा जी नोड कितनी निकल करके आएगी, डेल्टा जी नोड आपकी निकल करके आएगी -NF ई नोड सेल। अब ई नोड की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा नियरली अबाउट 70 किलो जूल पर मोल। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा देखना, यहाँ कौन कौन सा ऑप्शन दिया था, 7 किलो जूल पर मोल, 70 जूल पर मोल, 70 किलो जूल पर मोल, 7 जूल पर मोल, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था ये। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डी ट्रांजिशन इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज। अब ये तो आप लोगों को बेसिक सा क्वेश्चन आपको मालूम होना ही चाहिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी ट्रांजिशन, इंटेंसिटी ऑफ डी ट्रांजिशन के बारे में पूछा है। इंटेंसिटी आपको पता है सिस्ट्स की ज़्यादा है ट्रांस से, और आपको बिल्कुल ईजिली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिस की ट्रांस से ज़्यादा और MOH होल H2O होल 6 पॉजिटिव की सबसे कम रहने वाली है। ए ऑप्शन आपको नजर आएगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पार्ट देखने रखने वाला कुछ है नहीं। रिएक्शन ऑफ डेकाबोरेन B10H14 विद एसिटाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ Et2S गिव्स। ये क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं मैं अभी। यहाँ जरा देखना, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि जी B10H14 जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, एसिटाइलिन से, इन प्रेजेंस ऑफ Et2S। Et2S क्या करेगा, रिएक्शन पाथ प्रोवाइड कराएगा, यानी क्या पहले वो आकर के इससे कॉम्प्लेक्स से जुड़ेगा और फिर इजीली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा, किस टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है जरा देखना। जैसे ही ये रिएक्शन मेरे को देखने को मिलेगी, क्या देखूंगा मैं कि B10H12 दो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएंगे और वहां आकर के क्या जुड़ेगा, Et2S होल ट्वाइस, Et2S होल ट्वाइस, क्या आकर के जुड़ेगा, Et2S होल ट्वाइस। नाउ एसिटाइलिन जो है वो आकर के रिएक्ट करेगी, एसिटाइलिन विल कम एंड रिएक्ट। जैसे ही एसिटाइलिन आकर के रिएक्ट करेगी, तो क्या देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन ऑफ Et2S एंड H2। सो नेट जो प्रोडक्ट बनता हुआ, दो हाइड्रोजन H2 और निकल जाएंगे, क्या दिखेगा मुझे, C2H2 B10H10 का फॉर्मेशन। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं C2 B10H12 का फॉर्मेशन यहां हो जाएगा। डाइबोरेन या हाइयर बोरेन की केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ाई जाती है, सिंपल सी रिएक्शन थी, बिल्कुल आपके नोट्स में आपको मिलेगी। जैसे ही आप ये रिएक्शन देखते हो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। सोलवेंट एक्सेलरेटेड रिएक्शन है, पाथ प्रोवाइड करता है, इजी एलिमिनेशन ऑफ H2 पहले कर देता है, जिसके बाद ईज हो जाता है एसिटाइलिन को इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ने में, रिएक्ट करने में। तो नेट जो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट विल बी ऑप्शन ए। जरा देखना ध्यान से, इन कंपाउंड N3P3F6 द ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। N3P3F6 देखना कुछ ऐसा ही नजर आता है आपको, समथिंग लाइक दिस। हाँ के ना बता देना मुझे, हाँ के ना। फोस्फाजीन है ये, फोस्फाजीन कॉम्प्लेक्स है ये आप लोगों को बड़े डिटेल में मालूम होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत वाइडली स्टडीड टॉपिक है ये, इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 6 फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं, कहाँ जुड़े हुए होते हैं जी, वो फॉस्फोरस पे, फॉस्फोरस पे। आप देख करके बता सकते हैं, फॉस्फोरस ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक पाई। पाई जो है वो हमारे कभी भी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता,
4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यानी कैसी ज्योमेट्री होगी इसके अराउंड, कौन कौन कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, sp3 की मिक्सिंग हुई होगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहीड्रल टाइप की ज्योमेट्री। जब भी sp3 होती है तो टेट्राहीड्रल। नाइट्रोजन ने क्या किया है, 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक कैसा है, पाई बॉन्ड है, एक कैसा है, पाई बॉन्ड है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी रही होगी, और एक इस पे लोन पेयर भी है, एक इस पे क्या है, लोन पेयर भी है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी रही होगी, sp2 रही होगी, क्योंकि पाई के लिए प्योर पी ऑर्बिटल यूज करना पड़ता है। पाई बॉन्ड सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल बना सकते हैं, कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते, और अगर यहाँ पाई बॉन्ड बना है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ पी ही है, तो पी यूटिलाइज क्या होगा, एक पाई बॉन्डिंग के लिए बचे हुए हाइब्रिड हुए होंगे। और sp2 हाइब्रिड में शेप कैसी होती है आपको पता है, ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर। अगर ट्रायंगुलर प्लेनर यानी नाइट्रोजन के अराउंड प्लेनर और फॉस्फोरस के अराउंड कैसा, टेट्राहीड्रल, प्लेनर एंड टेट्राहीड्रल, प्लेनर एंड टेट्राहीड्रल, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये भी एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का है, म्यू सीओज की वैल्यू दी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो, ये बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक बार आप जैसे ही क्वेश्चन को इजीली पढ़ोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। जरा ध्यान से देखते जाओ और समझने की कोशिश करना। म्यू सीओ पूछा है, देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो CO के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड, बैक पाई बॉन्ड बनाता है। और ये जो बैक पाई बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बैक पाई बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बैक पाई बॉन्ड होगा, कैसे हो रहा है, ये पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो CO का खुद का बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा और ये बॉन्ड क्या होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग अगर MC बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग MC बॉन्ड होगा, MC बैक बॉन्ड होगा, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि CO बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा। और अगर वीक CO बॉन्ड हुआ, और अगर क्या हुआ, वीक CO बॉन्ड हुआ, तो कम एनर्जी देते ही वो वाइब्रेट करने लगेगा, उसको वाइब्रेट कराना आसान होगा, रेजोनेट कराना आसान होगा, तो म्यू CO क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बस एक यही छोटा सा लॉजिक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है मेटल पे। अब जरा जितने भी ये कॉम्प्लेक्स दिए हैं जरा ध्यान से देखना, सब में फर्क क्या है, फॉस्फोरस वाले जो लिगेंड हैं उनके सब्स्टिट्यूशन पे फर्क है। जहां फॉस्फोरस पे ऐसे लिगेंड हैं जो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते हैं, जितना फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वो उतना ही मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद पे लेना चाहेगा। CO भी लेना चाहता है मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब फॉस्फोरस भी लेना चाहेगा, यानी कंपिटिटिवनेस आ जाएगी। बगल में कोई ऐसा लिगेंड लग गया है जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले सकता है, तो यानी मेटल पे नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। मेटल पे नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी तो MC बॉन्ड वीक, CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, राइट रिवर्स। बस आपको यही देखना है और कुछ नहीं देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर कोई ऐसा लिगेंड है जैसे जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे पॉजिटिव चार्ज ना करके नेगेटिव आए, तो क्या करेगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, अपनी एक्सेस मेटल को देता चला जाएगा, मेटल बैक बॉन्ड बनाता चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड बनाता चला जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड बनाएगा तो म्यू CO क्या होगी, वो उतनी ही घटती चली जाएगी। बस सिंपल सा लॉजिक है, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब देखना, यहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव फॉस्फोरस पे फ्लोरीन क्रिएट कर रहा है, तो जब फ्लोरीन सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्रिएट करेगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, यानी MC बॉन्ड सबसे वीक, यानी CO बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी म्यू CO क्या हुआ जी, म्यू CO बहुत हाई देखने को मिलेगी, सबसे हाई उसी केस में, यानी 1 इससे मैच होगा, 3 से मैच होगा। ये आप लोगों को मालूम है, सिर्फ इसी कंसेप्ट को यूज करना है और किसी भी कंसेप्ट को नहीं। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज कौन ला सकता है, ऑक्सीजन, तो उसकी सेकंड हाईएस्ट होगी। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कहां गई, गिवन है ऑप्शन 2 में, यानी B
और 2 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, A और 3 B और 2, A और 3 B और 2। पहली बात, A3 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, आप वहीं से डायरेक्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते थे। सेम कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जरा ध्यान से देखना। म्यूCN इन FeCN6 3 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव। क्वेश्चन ध्यान से देखना एक बार, ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप है, लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। म्यूCN इन FeCN6 नेगेटिव A, FeCN6 नेगेटिव A एंड FeCN6 4 नेगेटिव B, ये कॉम्प्लेक्स A है, दिस इज कॉम्प्लेक्स A, यहाँ 4 नेगेटिव आएगा एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स B, दिस इज कॉम्प्लेक्स B, ठीक है। एंड म्यूCO इन कॉम्प्लेक्स CrCO3NH3 विच इज टर्म्ड एज C, इसको कॉम्प्लेक्स C बोला गया है, एंड CrCO6 विच इज कॉम्प्लेक्स D आर कंपेयर्ड बिलो, ठीक है। किस किस को कंपेयर करना है? A और B को कंपेयर करना है, C और D को। A और B में म्यूCN देखना है और C और D में म्यूCO देखना है। द पेयर विद करेक्ट ऑर्डर इज, द पेयर विद करेक्ट ऑर्डर इज, जरा बस ये छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको सोल्व कर दीजिए। कहाँ किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम, कहाँ किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा। देखना जरा, यहाँ Cr के साथ सारे CO जुड़े हुए हैं, सब CO हैं, सब CO हैं, सबके सब CO हैं, ऑल आर COs, सभी CO जुड़े हुए हैं, सभी CO जुड़े हुए हैं। और एक तरफ क्या किया है, Cr के साथ NH3 जोड़ दिए हैं 3। कितने NH3 जोड़ दिए हैं जी? 3 NH3 जोड़ दिए हैं, 3 NH3 जोड़ दिए हैं, बाकी CO को जोड़ा हुआ है। NH3 आपको पता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा किस पे? मेटल पे। मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो बैक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, CO बॉन्ड वीक हो जाएगा, यानी MC बॉन्ड यहाँ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा एंड CO बॉन्ड वीक होगा। अगर CO बॉन्ड वीक होगा तो म्यूCO क्या करेगा जी? डिक्रीज करेगा। यहाँ डोनेशन का फैक्टर है ही नहीं, तो इन दो को कंपेयर करूंगा तो किसकी म्यूCO ज्यादा होगी? डेफिनेटली C की ज्यादा होगी, डेफिनेटली D की ज्यादा होगी, D है ये कॉम्प्लेक्स, D की ज्यादा होगी, दिस इज D, दिस इज C, डेफिनेटली D की ज्यादा होगी किससे? C से। D की म्यूCO वैल्यू ज्यादा होगी किससे? C से। तो जरा देखना, यहाँ C की ज्यादा दी है, ऑप्शन रॉन्ग, यहाँ C की ज्यादा दी है, ऑप्शन रॉन्ग, बचा मेरे पास ऑप्शन B और ऑप्शन D। B और D दो ऑप्शन बचते हैं, दो ऑप्शन बचते हैं। अच्छा, यहाँ म्यूCN देखना है, सब कुछ सेम है, बस चार्ज का फर्क है। एक बार आपको दिया है FeCN6 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चार्ज है। एक बार आपको दिया है FeCN6 4 नेगेटिव, यहाँ 4 नेगेटिव का चार्ज है। ये आप लोगों को कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, जरा देखना इसे ध्यान से और समझने की कोशिश करना। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे, वो सारा कहाँ है? मेटल पे ही आएगा बेसिकली। मेटल पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, उतना मेटल कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्या? वीक। बेसिकली सिंपल सी बात है, ये उतना ही ये क्या होगा जी? वीक। ऐसा आप लोग प्रतीत कर सकते हो, देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप लोग इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। इजीली क्या पहुंच जाओगे? आंसर तक पहुंच जाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बड़ी इसमें बात नहीं है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। एक और तरीके से आप कर सकते हो, देखना इसको। Cn होता कैसा है? नेगेटिव होता है। अगर Cn नेगेटिव है तो यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। चाहे आप 4 से कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो। +2 और +3 में कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा? डेफिनेटली यहाँ मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। सेम आगे फिर सेम है, Fe और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, C और N का बॉन्ड वीक। वीक बॉन्ड यानी यहाँ म्यूCO क्या होगा? लेस होगा। ज्यादा किसका होगा? इसका होगा, यानी A, दिस इज A ना, A का ज्यादा होगा किससे? B से। वो ऑप्शन B में आपको नजर आता है, तो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आइसोमर A एंड B अंडरगो बेस हाइड्रोलाइसिस। बेस हाइड्रोलाइसिस हो रहा है किसमें? A और B में।
फॉर्मिंग ए ट्राइगोनल बायपिरामिडल इंटरमीडिएट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए रिएक्ट फास्टर देन बी, पहला पूछा है। दूसरा बोला है बोथ रिजल्ट इन ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड बोथ, दोनों क्या देंगे, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देंगे। बी बोलता है रिएक्ट फास्टर देन ए, बोथ रिजल्ट इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। फिर बोलता है ए रिएक्ट फास्टर देन बी एंड बी रिजल्ट इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, और फिर बोलता है बी रिएक्ट फास्टर देन ए रिजल्ट इन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको दिया है, सिंपल सा रिएक्शन है, जरा ध्यान से देख लेना। जब पहले वाले पार्ट की बात करता हूं, यानी ए कंपाउंड की बात करता हूं, ए ही ए दिया हुआ है, जैसे ही ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हुई, OH नेगेटिव आया, इस N से क्या करेगा, हाइड्रोजन को उठा लेगा। जैसे ही नाइट्रोजन के यहाँ से H पॉजिटिव को OH ने कैप्चर किया है, OH ने क्या किया है, यहाँ से H पॉजिटिव को जब कैप्चर किया है तो क्या होगा जी, एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो एक्सेस करेगा, मतलब ईज प्रोवाइड करेगा इस Cl के एलिमिनेशन की, इस Cl नेगेटिव के एलिमिनेशन की। अब Cl नेगेटिव का एलिमिनेशन होना जब आसान हो गया है, ईज हो गया है इसी पार्ट में, तो जरा ध्यान से देखना, मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होने वाली है, क्योंकि ट्रांस पे Cl है, किसके, जिस ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, जिस ग्रुप से H पॉजिटिव गया है उसके ट्रांस पे Cl है, उसके ट्रांस पे Cl है, बड़ी आराम से निकल जाएगा, ईज प्रोवाइड करेगा इसको निकालने में। जैसे ही ये निकल जाएगा मेरे पास फिर H2O आकर के अटैक करेगा, और ध्यान देना इस बात पे, जरा समझने की कोशिश करना कि जिस पोजीशन से निकला है उसी पोजीशन पे आकर के OH लगेगा, यानी मैक्सिमम यील्ड 98% की यील्ड मिलेगी, सिर्फ यही प्रोडक्ट मिलेगा। सिंपल रिएक्शन है, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, काफ़ी फेमस रिएक्शन, हम लोग बार बार इसको पढ़ते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं कि जब Cl नीचे की तरफ लगा है, कॉम्प्लेक्स B की अगर मैं बात करता हूं, जो B आपको दिया है, तो यहां आप देखना इसके ट्रांस वाले एंड पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी ट्रांस इफेक्ट यहां कोई भी मदद इसकी नहीं करने वाला निकलने में, तो ईज नहीं होगा इसका निकलना। पहला स्टेप वही होगा, OH नेगेटिव आएगा, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। कहां से करेगा, आप चाहे इससे कर ले चाहे इससे कर ले, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इस पोजीशन पे हैं, कहीं से भी कर सकता है। कोई भी ईज एक्सेलरेट प्रोवाइड नहीं कराएगा इस Cl को निकलने में, ट्रांस इफेक्ट नहीं लगेगा। जैसे नहीं लगेगा तो क्या होगा, इसका निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एक ऐसा स्टेप होगा, कंपैरेटिवली स्लो स्टेप होगा, यानी A ज़्यादा फास्ट एड करेगा B से, ये तो मुझे मालूम पड़ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जब ऐसे सिस्टम से Cl निकला है तो दो केस हो सकते हैं। नाइट्रोजन जिस पे एक्स्ट्रा डेंसिटी आई है, जहां से हाइड्रोजन गया है, वो चाहेगा कि इनकमिंग सिस्टम उसके ट्रांस आ जाए, इनकमिंग सिस्टम उसके क्या आ जाए, ट्रांस आ जाए, जैसा यहां हुआ है। और दूसरा ये जहां से निकला है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वहीं आकर के OH लग जाए, सेकंड पॉसिबिलिटी ये होगी, यानी ये गाइड करने की कोशिश करेगा इनकमिंग सिस्टम को टू ट्रांस टू इटसेल्फ, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा कि वो इनकमिंग सिस्टम जहां वेकेंट और पोजीशन है वहीं आकर के लगे। तो दो पॉसिबिलिटी है, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, एक ज़्यादा बनेगा एक कम बनेगा, ये मेरे को मालूम पड़ गया। यही दो चीज़ पूछी गई थी, कौन फास्ट रिएक्ट करता है, कौन स्लो रिएक्ट करता है। जहाँ जो ग्रुप निकल रहा है, जैसे Cl यहाँ निकल रहा है, तो उसके ट्रांस में अगर कोई हाइड्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन है तो वहाँ पे ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन देखने को मिलती है और सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। ये मेक श्योर करता है कि इनकमिंग जो ग्रुप है वो इसके ट्रांस ही आए। ये जरूर से जरूर याद रख लेना। स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, आपको पता है ए बी से जल्दी रिएक्ट करता है और केवल बी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है, तो सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। वेरी इजी सी रिएक्शन थी, वेरी इजी सी रिएक्शन थी। रिएक्शन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करते हैं तो लगभग आधा एक घंटे का बल्कि एक पूरी क्लास का ही ये मान लीजिए हाइड्रोलाइसिस पूरा टॉपिक है। ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। B2H6 रिएक्ट विद वाटर टू गिव बोरिक एसिड एंड H2, ऑक्सीजन टू गिव B2O3 एंड H2, वाटर टू गिव बोरिक एसिड एंड H2O, ऑक्सीजन टू गिव B2O3 एंड H2O। B2H6 का रिएक्शन का क्वेश्चन है। ये रिएक्शन डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ाई जाती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस टाइप की ये रिएक्शन होती है। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो BOH होल थ्राइस प्लस H2 जनरली क्या करते हैं, इजी हाइड्रोलाइसिस नहीं देता है। B2H6 आपको मालूम होना चाहिए, फटाक से हाइड्रोलाइसिस नहीं शो करता है कि वाटर से रिएक्ट कर गया और तुरंत बोरिक एसिड एंड H2 बना दी, नहीं करता है। बल्कि रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा बेटर है कि जब बोरिक एसिड को हम H2 की प्रेजेंस में रखते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ B2H6। किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है मुझे, B2H6 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। B2H6 का फॉर्मेशन मुझे यहां से देखने को मिलता है, ये याद रख लेना,
ये जरूर से जरूर आप क्या करना, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर का एलिमिनेशन। ये रिएक्शन पॉसिबल है, इसकी रिवर्स रिएक्शन जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, इजी हाइड्रोलाइसिस ये नहीं देता है। फर्दर B2H6 को जब मैं O2 से रिएक्ट कराता हूँ, ये रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाई जाती है जब हम बोरेन का सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहाँ मुझे देखने को मिलता है कि B2O3 का फॉर्मेशन होता है, B2O3 अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ H2। यानी इनमें से वाटर से इजीली रिएक्ट ये नहीं करता है, वाटर से इजीली रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन से कर लेता है, B2O3 बनाता है, बट किसके फॉर्मेशन के साथ, H2O नहीं, H2 की फॉर्मेशन के साथ, यानी ऑप्शन बी आप। ओके, सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, Sn + SN4 पॉजिटिव गिविंग 2SN2 पॉजिटिव एट 300 केल्विन इज क्लोज टू। आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है आपसे, और दिया क्या क्या हुआ है, ई नोड दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल SN4 से SN2 में, और SN2 से SN में आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। R की वैल्यू आपको गिवन है, F की वैल्यू आपको गिवन है, जो F की वैल्यू गिवन है वही वैल्यू आपको यहाँ यूज करनी है। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ खास मुश्किल वाली बात इसमें है नहीं। बेसिकली रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है आपकी Sn + SN4 पॉजिटिव गिविंग SN2 पॉजिटिव + SN2 पॉजिटिव। ये दो SN को बस मैंने थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लिया है ताकि मैं इजीली विजुअलाइज कर पाऊँ कि रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो आपको सबसे पहले निकालना क्या होगा जी, आपको निकालना होगा इनोड सेल। इनोड सेल आप कैसे निकाल सकते हो, इनोड सेल आप निकाल सकते हो इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, माइनस इनोड एनोड से आप निकाल सकते हो। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन है, कैथोड पे रिएक्शन में चेंज क्या है, SN4 पॉजिटिव गया है किसमें, SN2 पॉजिटिव के अंदर गया है। तो इसका आपको इनोड वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 0.15 वोल्ट, माइनस यहाँ इनोड एनोड कौन सा है, इनोड एनोड में SN चेंज हुआ है किसमें, SN2 पॉजिटिव के अंदर, और यहाँ कितनी वैल्यू दी हुई है, -0.15 वोल्ट दी है। जैसे ही आप इस वैल्यू को निकालोगे आपके पास इनोड सेल कितना निकल करके आ जाएगा, वो आपका निकल करके आ जाएगा 0.30 वोल्ट, 0.30 वोल्ट। बस अब आपको इक्विलिब्रिया के फॉर्मूला में से लिख देना है। आपके सामने इक्विलिब्रिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, इक्विलिब्रियम पे बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, ई सेल, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस RT ओवर NF ln के की बजाय हम लिखेंगे Q। जब भी इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन होती है तो हम Q को किससे रिप्लेस करते हैं, K इक्विलिब्रिया से। ये आपको मालूम है, इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन की जो भी अमाउंट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, K इक्विलिब्रिया दे देता है वो हमें। और इक्विलिब्रियम पे हमें एक और चीज पता होता है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन इज 0, और बेसिकली आई कैन से माइनस NF E सेल इज इक्वल टू 0। NF कॉन्स्टेंट है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि E सेल क्या होता है, 0 होता है। अगर E सेल 0 है, अगर E सेल 0 है, E सेल इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस RT ओवर NF ln Q, और अगर E सेल आपका 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 0 इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस RT ओवर NF ln Q की बजाय हम क्या लिख देंगे, बस K इक्विलिब्रिया। नर्स्ट इक्वेशन से ही आता है ये। तो यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि इनोड सेल जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू RT। इस इक्वेशन को उठा करके इधर ले आया हूं, RT ओवर NF ln K इक्विलिब्रिया। ओके, ठीक है जी। यानी मैं एक और चीज बोल सकता हूं क्या, NF इनोड सेल ओवर RT इज इक्वल टू ln K इक्विलिब्रिया। लॉग में चेंज करना हो तो क्या लिखूंगा, लॉग में चेंज करना हो तो इसी को क्या लिख दूंगा, 2.303 log 10 K इक्विलिब्रिया। 2.023 को अगर मैं इधर ले आऊं तो नीचे आएगा, 2.303 को मल्टीप्लाई कर देंगे RT के साथ, दिस विल बी log 10 K इक्विलिब्रिया। इस पूरे को 10 की पावर में ले जाऊं तो यही किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको यही तो निकालना है, और आपको यही तो निकालना है, बस आपको यही निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। अब आपको इनोड की वैल्यू पता है, ठीक है, इनोड की वैल्यू आपको पता है, आपको
सब कुछ दिया हुआ है, गिवन है सब कुछ, 300 केल्विन सब कुछ आपको दिया हुआ है, यू नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आर की वैल्यू आपके पास है, टी की वैल्यू आपके पास है, एन की वैल्यू आपके पास है, एफ की वैल्यू आपके पास है। एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन की वैल्यू आएगी जी दो वैल्यू आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, Sn से Sn2 पॉजिटिव गया है और एक बार Sn4 पॉजिटिव से Sn2 पॉजिटिव गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। तो n की वैल्यू 2 है, आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपके पास है, f की वैल्यू आपके पास है, rt की वैल्यू आपके पास है, r की भी, t की भी, ई नोड सेल की भी। आप बस यहाँ वो वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जैसे ही आप उन वैल्यूज को पुट करेंगे आपके सामने इजीली ये क्वेश्चन सोल्व होता हुआ नजर आ जाएगा। देखना जरा इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम की अप्रोक्स जो वैल्यू निकल करके आएगी, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.06 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी कितनी? 0.06 के आसपास निकल करके आएगी। आप इसको जैसे ही इस वैल्यू को सोल्व करोगे, ई नोट से डिवाइड करोगे, आप इजीली यहाँ से आप बता सकते हो कि कितना रिजल्ट निकल करके आएगा। दिस विल बी 10.08 और के इक्विलिब्रिया का वैल्यू क्या आएगा? 10⁻10.08। नेट आंसर आपका हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन सी। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं जो कि CSIR नेट JRF में आए थे दिसंबर 2018 के, और इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर ये सेशन आपने अब तक कंटिन्यू देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।